नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्र ने 20 राज्यों को खुले बाजार में उधारी के माध्यम से 68,000 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त राशि जुटाने की अनुमति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्थानीय अर्थव्यवस्था और स्थानीय उद्यमों का मॉडल देश को आगे बढ़ाएगा। भारत में कोविड से स्वस्थ होने की दर विश्व में सबसे अधिक 86.78% है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की 78 सीटों के लिए अधिसूचना आज जारी। और आईपीएल क्रिकेट में दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से जारी। समाचार संध्या में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं लवलीन निगम। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने आज 20 राज्यों को खुले बाजार की उधारी के माध्यम से 68,825 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उठाने की अनुमति दे दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह अतिरिक्त उधारी की अनुमति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधे प्रतिशत पर उन राज्यों के लिए है जिन्होंने जीएसटी लागू होने के कारण राजस्व में आई कमी को पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा दिए गए 2 विकल्पों में से पहला विकल्प चुना था। इस वर्ष 27 अगस्त को जीएसटी परिषद की बैठक में ये 2 विकल्प प्रस्तुत किए गए थे तथा 29 अगस्त को राज्यों को इसकी जानकारी दी गई थी। 20 राज्यों ने पहला विकल्प चुना था, 8 राज्यों ने अभी विकल्प नहीं चुना है। जिन राज्यों ने पहला विकल्प चुना है, उन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा बनाई गई विशेष व्यवस्था का लाभ होगा, जिसमें राजस्व की कमी को उधारी से पूरा किया जा सकता है। इस मद में राज्यों को हुई कुल राजस्व हानि लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए है। कोविड महामारी को देखते हुए सरकार द्वारा सुधारों की गति में छूट देने के उद्देश्य से 2% अतिरिक्त उधारी में से आधे प्रतिशत के अंतिम भुगतान की अनुमति दी गई। व्यय विभाग ने इस वर्ष 17 मई को राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद के 2% तक की अतिरिक्त उधारी सीमा की अनुमति दी थी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पिछले महीने ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा खर्च की दर कोविड-19 के पहले की स्थिति से भी बेहतर हो गई है और खुदरा बिक्री की दर भी 12% तक बढ़ गई है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि एलटीसी कैश वाउचर, त्योहार अग्रिम ऋण तथा सरकार द्वारा घोषित किए गए अन्य उपायों से अर्थव्यवस्था में काफी तेजी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि संबंधी कानून खेती और किसानों के लिए नए अवसर उत्पन्न कर रहे हैं। इनसे किसान की भूमिका अन्नदाता से उद्यमी की हो जाएगी। पद्म भूषण डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न, अगर उसमें खेती का कौशल नहीं हो तो वो कभी खेती नहीं कर पाएगा। जब ऐसी बात है तो हमें खेती को एंटरप्राइज क्यों नहीं कहते? बाला साहब विखे पाटिल जी के मन में ये प्रश्न ऐसे ही नहीं आया। जमीन पर दशकों तक उन्होंने जो अनुभव किया उसके आधार पर उन्होंने ये बात कही। बाला साहब विखे पाटिल जी के इस सवाल का उत्तर आज के ऐतिहासिक कृषि सुधारों में भी है। आज खेती को, किसान को अन्नदाता की भूमिका से आगे बढ़ाते हुए उसको उद्यमी बनाने, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाने के लिए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय अर्थव्यवस्था के मॉडल और स्थानीय उद्यमियों के माध्यम से देश को आगे बढ़ाया जाएगा। स्थानीय मॉडलों का उदाहरण देते हुए उन्होंने महाराष्ट्र में चीनी उद्योग, गुजरात में दुग्ध उद्योग और पंजाब तथा हरियाणा में गेहूं उत्पादन में हुई क्रांतियों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद एक ऐसा दौर भी आया जब देश में जनता के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध नहीं थे। उन्होंने कहा कि इस दौर में सरकार की प्राथमिकता फसलों की पैदावार बढ़ाने की थी। इसीलिए विभिन्न फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि किसानों ने अपनी कड़ी मेहनत से अधिक उत्पादन किया और देश के खाद्यान्न की आवश्यकता पूरी की।
श्री मोदी ने कहा कि पहले किसानों के मुनाफे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब सरकार के दृष्टिकोण में बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में पहली बार ठोस कदम उठाए गए हैं। देश ने पहली बार किसान की आय की चिंता की है, उसकी आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया है। चाहे वो एमएसपी को लागू करने, एमएसपी को बढ़ाने का फैसला हो, यूरिया की नीम कोटिंग हो, बेहतर फसल बीमा हो, सरकार ने किसानों की हर छोटी छोटी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इस योजना से किसानों को बहुत फायदा मिला है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को छोटे छोटे खर्चे के लिए दूसरों के पास जाने की मजबूरी से मुक्ति दिलाई है। इस योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं। इतना ही नहीं, कोल्ड चेन्स, मेगा फूड पार्क्स और एग्रो प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अभूतपूर्व काम हुआ है। सरकार ने कहा है कि देश में इस समय कोविड से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 62 लाख से अधिक है। ये दुनिया में सबसे अधिक है। भारत में कोविड से स्वस्थ होने की दर विश्व में सबसे अधिक 86.78% है। आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि भारत में वर्तमान समय में रोगियों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है। एक्टिव केसेस की संख्या में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। सितंबर के मध्य में ये 10 लाख से अधिक एक्टिव केसेस देश में थे। उसके बाद लगातार ये कम होते गए और 9,62,000 हुए और अब घटकर 8,38,000 हो गए हैं। और ये ट्रेंड जो डिक्लाइन का है, ये अब एक कंसिस्टेंट ट्रेंड के रूप में उभर रहा है। श्री भूषण ने कहा कि कोविड परीक्षण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दूसरी ओर कोरोना के पॉजिटिव मामलों की दर में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। देश में जो कुल रिकवरीज हैं, ये संख्या 62,27,295 है, जो कि विश्व की हाईएस्ट संख्या है। क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट, उसमें भी लगातार गिरावट हुई है और वो 8.07% हुई है। अगर वीकली पॉजिटिविटी रेट देखें, उसमें और ज्यादा गिरावट हुई है और वो 6.24% है। और अगर पिछले 24 घंटे की पॉजिटिविटी का रेट है, ये 5.16 है। तो तीनों में, क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट में, साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट में और दैनिक पॉजिटिविटी रेट में लगातार गिरावट हो रही है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि देश के 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय औसत से प्रति 10 लाख आबादी पर अधिक परीक्षण किए गए। यहां कोरोना के पॉजिटिव मामलों की दर भी राष्ट्रीय औसत से कम है। उन्होंने कहा कि देश के कोविड-19 कुल सक्रिय मामलों में 10 राज्यों की हिस्सेदारी 79% है। उन्होंने ये भी बताया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में अधिक सक्रिय मामले हैं। नीति आयोग में स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि कोविड के प्रभाव में स्थिरता है और सभी को अधिक सावधानी बरतना जरूरी है। पैंडेमिक के स्प्रेड में स्टेबिलिटी आ रही है और मृत्यु दर पे भी काबू है। उसके साथ साथ एक कंसर्न भी और वरी भी है कि ठंड के मौसम में हो सकता है कि ये पैंडेमिक फिर बढ़ जाए और आउट ऑफ कंट्रोल होने की कोशिश करे, क्योंकि कोविड-19 का जो वायरस है वो एक रेस्पिरेटरी वायरस है और जो रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि सर्दी के मौसम में उनका प्रकोप कई तरह से बढ़ता है। विंटर में हमें और भी प्रिकॉशन लेनी चाहिए। सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने मीडिया की सराहना की और कहा कि मीडिया ने देश भर में कोविड-19 के खिलाफ उठाए जाने वाले एहतियाती कदमों का संदेश देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है और लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। On one hand, we have this opening up of the economy and different sectors. On the other hand, we also have the need to take precautions. In view of that, a major campaign was launched by the Honorable Prime Minister on 8th. Very simple 3 messages: wear mask, maintain safe distance, and thirdly, hand wash and face hygiene must be maintained at all the times. Now, the communication strategy that we had earlier was stay home, stay safe.
now it is opening up, but with precaution. The message is, let us adjust to the new normal. The new normal is wearing mask, maintaining distance, and maintaining the face and hand hygiene. भारत ने दुनिया में प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड के सबसे कम मरीजों और न्यूनतम मृत्यु दर वाले देश के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड संक्रमित रोगियों की संख्या वैश्विक औसत से काफी कम है। भारत रूस, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और ब्राजील से भी अच्छी स्थिति में है। भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड से मौत होने वालों की संख्या 79 है, जबकि इसका विश्व का औसत 138 है। देश में कोविड संक्रमण की दैनिक संख्या में ताजा गिरावट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एकजुट प्रयासों का नतीजा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कोविड से संबंधित मंत्रियों के समूह की 21वीं उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना योद्धाओं के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर विश्व में सर्वाधिक 86.78% है, जबकि मृत्यु दर भी सबसे कम 1.53% है। उन्होंने कहा कि भारत ने जांच की क्षमता बढ़ाकर प्रतिदिन 15 लाख कर दी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से आगामी त्योहारों के मौसम में कोरोना संक्रमण से संबंधित सभी आवश्यक सावधानियों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। आने वाली सर्दी में खासकर जो हमारे त्योहार आ रहे हैं उनके अंदर विशेष सावधानी, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क, 2 गज की दूरी और साथ में हाथों की और रेस्पिरेटरी हाइजीन। हमारा आग्रह है कि इस पर देश के लोग ध्यान दें तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस तरह से दुनिया में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट और सबसे कम फैटेलिटी रेट हमारा है, हम कोविड के ऊपर निर्णायक विजय प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड महामारी के साथ साथ डेंगू, मलेरिया, मौसमी फ्लू, चिकुनगुनिया और आंतों के बुखार जैसे संक्रमणों की रोकथाम और प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि मौसमी बीमारियां कोविड के नैदानिक परीक्षणों के लिए नई चुनौती पैदा कर सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड के साथ साथ अन्य मौसमी बीमारियों के संक्रमण के मामलों में रोकथाम, निगरानी, संचार के माध्यम से लोगों के व्यवहार परिवर्तन और प्रबंधन के समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि लगातार निगरानी और जागरूकता से इस तरह के मामलों में दूसरी बीमारियों के संक्रमण को रोका जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से भी कहा है कि वे अपने संसाधनों का कारगर तरीके से इस्तेमाल करें और समन्वित निगरानी, परजीवियों पर नियंत्रण के उपायों, टीकाकरण और कीटनाशकों के उपयोग से मौसमी बीमारियों के फैलाव को रोकने का प्रयास करें। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से बृहन्मुंबई नगर निगम ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने के नियमों को कड़ाई से लागू करने का फैसला किया है। निगम के अध्यक्ष इकबाल सिंह चहल ने आज शहर के पुलिस अधिकारियों और यातायात विभाग के लोगों के साथ इस विषय पर वर्चुअल बैठक की। एक रिपोर्ट। मुंबई के नागरिक निकाय ने शहर के पुलिस अधिकारियों और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। मुंबई के नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने बताया कि शहर के 24 वार्ड्स के लिए पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और नागरिक निकाय के अधिकारियों के संयुक्त दल गठित किए जाएंगे, जो बिना मास्क पहने घूम रहे नागरिकों से 200 रुपए का जुर्माना वसूल करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी का उचित रूप से मास्क पहनना अनिवार्य है। निकाय प्रमुख ने आगे कहा कि कोरोना वायरस के मामलों को कम करने के लिए दैनिक परीक्षणों की संख्या को वर्तमान 15,000 से बढ़ाकर 20,000 करने की आवश्यकता है। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उत्तर प्रदेश में पिछले 26 दिन में कोविड संक्रमण के मरीजों की संख्या में 44% की गिरावट आई है। एक महीने से कम समय में 30,000 से अधिक मरीज कम होने पर संतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को सलाह दी कि वे संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए सभी जरूरी सावधानियां बरतें और सतर्क रहें। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से प्रदेश के हर जिले में कोविड मरीजों के ठीक होने की दर पर लगातार नजर रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोविड मरीजों के ठीक होने की दर में सुधार किए जाने की जरूरत है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है ताकि कोविड संक्रमण के दूसरे दौर को टाला जा सके। प्रदेश में कोविड मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 89.92% हो गई है। नए मरीजों के संक्रमित होने के ग्राफ में पिछले 26 दिनों से लगातार कमी आ रही है। 17 सितंबर को प्रदेश में कोविड के मरीजों की संख्या 68,000 से अधिक थी और कल ये संख्या घटकर 38,038 हो गई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 3,033 नए कोविड मरीजों का पता चला है। वहीं 3,662 मरीजों को पूरी तरीके से ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली एम्स की उदर संबंधी रोग के प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद मखारिया ने कहा है कि टीका विकसित होने तक कोरोना वायरस का एकमात्र इलाज मास्क पहनना, सामाजिक दूरी और स्वच्छता का सख्ती से पालन करना है। जब तक वैक्सीन ना आए और हमें लग न जाए तब तक 3 बातों का ख्याल रखें। मास्क लगाएं, क्योंकि मास्क से लगाने से इन्फेक्शन फैलने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। 2 गज की दूरी रखें और अपने हाथ को बार बार साफ करें साबुन से। इन 3 बात का हम ध्यान रखेंगे तो उसकी बहुत उम्मीद है कि हम अपने आप को इन्फेक्शन से बचाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और लैंडलाइन नंबर 011-233-14444 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alert पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछा जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अरे भाई, सुना तुमने? अरे इस मुश्किल समय में सरकार ने हम कामगारों की मदद के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। कौन सा कदम? पात्रता के नियमों में छूट के साथ ESIC ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत मिलने वाली राहत राशि को बढ़ाकर दुगना कर दिया है। हाँ, अच्छा। पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले जरूरतमंद बीमित व्यक्ति राहत के लिए ऑनलाइन दावा www.esic.in पर करें। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी ESIC शाखा कार्यालय से संपर्क करें या फिर टोल फ्री नंबर 1800-112526 पर कॉल करें। चिंता से मुक्ति। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्र ने 20 राज्यों को खुले बाजार में उधारी के माध्यम से 68,000 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त राशि जुटाने की अनुमति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्थानीय अर्थव्यवस्था और स्थानीय उद्यमों का मॉडल देश को आगे बढ़ाएगा। भारत में कोविड से स्वस्थ होने की दर विश्व में सबसे अधिक 86.78% है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की 78 सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी और IPL क्रिकेट में दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से जारी। बिहार में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 15 जिलों के 78 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चरण के लिए मतदान 7 नवंबर को होगा। नामांकन पत्र 20 अक्टूबर तक भरे जा सकते हैं। अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी की गई है। दूसरे चरण के चुनाव में 123 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। आज जिन प्रमुख उम्मीदवारों ने अपना नामांकन प्रस्तुत किया, उनमें मधुबन विधानसभा क्षेत्र से राज्य के सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह शामिल हैं। डीजीपी रैंक के पूर्व अधिकारी सुनील कुमार ने भोरे विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन भरा।
भारतीय जनता पार्टी के बाद सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड ने भी आज अपने बागी उम्मीदवारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। पार्टी ने अपने मौजूदा विधायक ददन पहलवान, पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा, पूर्व विधायक सुमित कुमार सिंह और रणविजय कुमार सहित पार्टी के 15 कार्यकर्ताओं को निष्कासित किया। इनमें से ज्यादातर एनडीए के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पहले चरण के मतदान में विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राज्यसभा की 11 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। मतदान अगले महीने की 9 तारीख को होगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, भारतीय जनता पार्टी के अरुण सिंह, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव, कांग्रेस के राज बब्बर और बहुजन समाज पार्टी के वीर सिंह सहित 11 सदस्यों का कार्यकाल इस वर्ष नवंबर महीने में समाप्त हो रहा है। चुनाव की अधिसूचना इस महीने की 20 तारीख को जारी की जाएगी। दालों की कीमतों से संबंधित खुदरा हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु राज्यों ने 1 लाख मीट्रिक टन से अधिक तूर दाल की आवश्यकता जताई है। निकट भविष्य में और राज्य भी इसकी मांग कर सकते हैं। दालों की खुदरा कीमतों को कम करने की दिशा में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सितंबर में नाफेड के माध्यम से सुरक्षित भंडार से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दालों की आपूर्ति करने के लिए एक व्यवस्था शुरू की थी। यह निर्णय लिया गया था कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उचित मूल्य की दुकानों और राज्य सरकार के उन विपणन या खुदरा दुकानों जैसे कि डेयरी और बागवानी बिक्री केंद्रों तथा उपभोक्ता सहकारी समितियों के बिक्री केंद्र के माध्यम से थोक और खुदरा पैक में दालों की आपूर्ति की जाएगी। नीति आयोग के अटल नवोन्मेष मिशन एम ने जीसीआई इंडिया के साथ स्कूलों में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत अटल टिकरिंग लैब के स्कूलों में सफल और नवोन्मेषी कार्यबल को तैयार किया जाएगा। समझौते के तहत जीएसआई ने बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई में छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए 100 स्कूलों को गोद लिया है। जीएसआई के कार्यकर्ता छात्रों को तकनीकी साक्षरता उपलब्ध कराने के अलावा स्टेम टूल के माध्यम से भी प्रशिक्षित करेंगे। अटल नवोन्मेष मिशन के निदेशक आर रमणन ने बताया कि समझौते से अटल टिकरिंग लैब के स्कूलों के छात्रों और अध्यापकों को बहुत लाभ होगा। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि सरकार पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इस काम के लिए 780 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा स्थापित ई साइबर प्रयोगशाला का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सबूतों और फिंगरप्रिंट का डिजिटीकरण अपराधों और अपराधियों की पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपराध और आतंक को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सरकार का उद्देश्य भारत को अपराध मुक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं और वंचितों के खिलाफ अपराधों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी तथा सभी पीड़ितों को त्वरित और निश्चित न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठाया जाएगा। भारत और चीन के वरिष्ठ कमांडरों की 7वीं बैठक कल चुशूल में संपन्न हुई। दोनों पक्षों ने भारत चीन सीमा के पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने पर गंभीरता से प्रयास करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष एक दूसरे की स्थिति को समझने के बारे में सकारात्मक बातचीत जारी रखेंगे। इसके लिए सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति हुई कि दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई महत्वपूर्ण सहमति पर अमल करते हुए मतभेद को विवाद में बदलने से रोका जाएगा और सीमा क्षेत्रों में संयुक्त रूप से शांति बनाए रखी जाएगी। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश उप सचिव स्टीफन बीगन के साथ विभिन्न मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका के बीच आपसी हितों की चर्चा करते हुए समग्र वैश्विक रणनीतिक भागीदारी के प्रति वचनबद्धता दोहराई। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने और 2021-22 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता के दौरान दोनों देशों के बीच समन्वय पर भी जोर दिया गया।
केंद्रीय श्रम मंत्रालय के एक संगठन कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी ने मीडिया में आई उन खबरों का खंडन किया है जिनमें बेंगलुरु के राजाजी नगर में स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की कथित खराब सेवाओं के बारे में बताया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह अस्पताल सभी बीमित कर्मचारियों को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराता है। कोविड अस्पताल के रूप में भी यहां मार्च 2020 से अब तक 60,690 मरीजों की देखभाल की गई। मंत्रालय ने कहा कि संगठन ने कोविड-19 मरीजों को अपने 23 अस्पतालों के 3,597 बिस्तरों के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई। इन मरीजों में बीमित व्यक्तियों के अलावा आम मरीज भी शामिल थे। ईएसआईसी ने मीडिया से अपील की है कि भ्रामक खबरों से बचने के लिए सभी तथ्यों को आधिकारिक स्तर पर पुष्ट कर लेना अधिक बेहतर होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य में धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने का निर्णय सावधानी के साथ विचार करने के बाद लिया जाएगा। उन्होंने धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने के मुद्दे पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पत्र के जवाब में ये बात कही। इससे पहले राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कोविड-19 सावधानियों के साथ पूजा स्थलों को फिर से खोलने का आग्रह किया था। इस बीच भारतीय जनता पार्टी आज राज्य भर में मानक संचालन प्रक्रिया के साथ सभी पूजा स्थलों को फिर से खोलने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को हिल स्टेशनों की यात्रा के लिए ई पास व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा है। केंद्र सरकार ने अनलॉक उपायों के अंतर्गत 29 अगस्त की अपनी अधिसूचना में देश में यात्रा के लिए ई पास व्यवस्था बहाल करने का फैसला किया था, परंतु तमिलनाडु सरकार ने ऊटी, येरकॉड और कोडाईकनाल जैसे हिल स्टेशनों के लिए आने वाले पर्यटकों को पहले से ई पास प्राप्त करने के लिए आवेदन करने को आवश्यक बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजराती गायिका कोमोदी मुंशी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि संगीत प्रेमी लोग गुजराती सुगम संगीत में उनका योगदान हमेशा याद रखेंगे। आईपीएल क्रिकेट में दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के साथ ताजा समाचार मिलने तक 11 ओवर में 2 विकेट पर 74 रन बना लिए थे। चेन्नई ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत के लक्ष्य सेन डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। पहले दौर में लक्ष्य ने क्रिस्टो पोपोव को 21-9, 21-15 से हराया। किदाम्बी श्रीकांत, अजय जयराम और शुभंकर डे कल अपने अपने पहले दौर के मुकाबले खेलेंगे। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मुंबई और कोलकाता में बादल छाए रहने के साथ ही गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। चेन्नई में आसमान साफ रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। तापमान 5 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। लद्दाख में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे तथा अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गिलगित में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 9 और 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। समाचार कक्ष से आनंद श्रीवास्तव। मंगल ग्रह आज रात सबसे बड़ा और सबसे चमकीला नजर आएगा। आज ये ग्रह धरती और सूरज की सीध में होगा। इस तरह की अनूठी घटना करीब 2 वर्ष बाद होती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्र ने 20 राज्यों को खुले बाजार में उधारी के माध्यम से 68,000 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त राशि जुटाने की अनुमति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्थानीय अर्थव्यवस्था और स्थानीय उद्यमों का मॉडल देश को आगे बढ़ाएगा। भारत में कोविड से स्वस्थ होने की दर विश्व में सबसे अधिक 86.78% है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की 78 सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी और आईपीएल क्रिकेट में दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।